हेलो दोस्तों, दक्ष क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित एक प्रश्नावली, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके सभी एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमने आपको कहा था कि हम आपको इतिहास की समय काल के अनुसार या फिर कालानुसार एक प्रश्नावली या एक श्रृंखला आप तक पहुँचाएँगे। जो अभी तक हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हमने एक श्रृंखला बना ली है, उसे आपके पास लिंक में जा करके, यूट्यूब के लिंक में जा करके उसे देख सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस श्रृंखला को। पहला क्वेश्चन है, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया निम्न में से कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है साइप्रस, ऑप्शन नंबर 2 है कैम्बिसिस, ऑप्शन नंबर 3 है डेरिस प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 है सहार्स आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, डेरिस प्रथम। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो डेरिस प्रथम था, इसके संबंध में ये जानकारी मिलती है कि तिथि सहित भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है कौन? डेरिस प्रथम, जिसने शुंग काल में जो पुष्यमित्र शुंग हुआ करता था उसके समय में आक्रमण किया था। अन्यथा अगर ना आपके पास ऑप्शन हो, ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम व्यक्ति जिसने भारत पर आक्रमण किया या प्रथम विदेशी, तो आंसर होना चाहिए उसका फिर क्या? साइरस। लेकिन अगर वो तिथि सहित आंसर पूछता है तो डेरिस प्रथम हो जाएगा, जिसने शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग के समय आक्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 178 BC ईसा पूर्व जिसे कहते हैं आपके पास, ऑप्शन नंबर सी आपके पास लिखा 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 101 ईसा पूर्व और ऑप्शन नंबर डी है 78 ईस्वी। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 78 ईस्वी में आपके पास कौन जो कनिष्क था वो शासक बना, और इसी उपलक्ष्य में उसने या इस समय जब वो गद्दी पर बैठा तो इसने एक संवत भी प्रारंभ किया जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है, और यही भारत का राष्ट्रीय पंचांग का आधार भी बना। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं भारतीय जो राष्ट्रीय पंचांग है उसका आधार कौन सा है? शक संवत है। और शक संवत किसकी खुशी में प्रारंभ किया गया था? जब कनिष्क राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को या हर्षवर्धन को आपके पास? तो इसका सही आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कनिष्क है इसे आपके पास क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। और द्वितीय अशोक कहने के पीछे का रीज़न ये था कि जैसे अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वैसे अशोक कुछ हद तक कुछ अभिलेख आपके पास कनिष्क भी प्राप्त हुए, और जैसे अशोक ने लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए थे वैसे ही कार्य आपके पास कनिष्क ने भी किए थे, इसलिए इसको द्वितीय अशोक की श्रेणी या संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर 1 है पान चाउ, ऑप्शन नंबर 2 है पान यांग, ऑप्शन नंबर 3 है सी हुआंग टी और ऑप्शन नंबर 4 है होटी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि पान चाउ एक सेनापति हुआ करता था जिसने किसे पराजित किया था? आपके पास से कनिष्क को पराजित किया था। कनिष्क भारत में महान शासकों में से एक हुआ है जो मौर्य काल के बाद गद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ या आरंभ करवाया था? ऑप्शन नंबर 1 है कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर 2 है अशोक ने, ऑप्शन नंबर 3 है हर्ष ने, ऑप्शन नंबर 4 है फाहियान ने। तो इसका जो सही आंसर आपके पास है वो आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1 कि कनिष्क आपके पास वो व्यक्ति है जिसने सिल्क मार्ग बनाया था, जिसे रेशम मार्ग भी कहा जाता है। और कनिष्क के समय ही भारत की जो इकोनॉमी थी वो विदेशों तक भी फैल गई थी आपके पास, इसलिए कनिष्क को महत्वपूर्ण राजाओं में से एक माना गया है जो भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशों तक पहुंचाने में भी जिसने हेल्प की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश। तो इसका अगला ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण वंश का। और कुषाण वंश का क्यों है? क्योंकि उसका शासक कौन था? कनिष्क था। और कनिष्क ने ही आपके पास से क्या किया था, अपनी जो सीमाएं हैं वो कहाँ तक फैला दिए थे, आपके पास चाइना तिब्बत वाले बॉर्डर तक इसको साझा कर लिया था। इसलिए आप कह सकते हैं कि इसकी सीमाएं देश के बाहर यानी कि भारत के बाहर भी विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली का मिश्रण है? शिखर शैली, वैरा शैली, गांधार शैली या नागर शैली? तो ये जो शैली आपके पास है इसका सही आंसर हो जाएगा गांधार शैली। जो गांधार शैली है ये मिश्रण है जी आपके पास किसके, भारतीय शैली और यूनानी शैली। और इस शैली का उद्भव या विकास भी आपके किसके समय हुआ था? कनिष्क समय हुआ था आपके पास। जो गांधार शैली है, गांधार जगह जो स्थान पड़ता है आपके पास अफगानिस्तान वाले रेंज में, वही गांधार जहाँ की गांधारी हुआ करती थी महाभारत में जिसे समझाया गया, वही गांधार जो 16 महाजनपदों में से एक भी हुआ करता था, उसी के संबंध में बात की जाए तो वहाँ जो शैली डेवलप हुई है वो मिश्रित थी, यूनानी और भारतीय शैली को मिक्स करके बनाया गया था। और अब जानते हैं कि इन शैलियों में गौतम बुद्ध और या फिर बौद्धिस्ट धर्म के दुनिया भर के मूर्तियाँ और क्या बनाई गई थी जी आपके पास से चित्रकलाएं भी इसमें निर्मित की गई थी। अगला है, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या सारनाथ? तो इसका सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए यानी कि पुरुषपुर। और ये पुरुषपुर कहाँ पड़ता है जी? ये वर्तमान वाली स्थिति में देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर वाली लाइन में आपके पास पड़ेगा। वहाँ कनिष्क क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो क्या है जी? एक बौद्ध स्थल है, बुद्ध का नाम है, कला का बौद्ध नाम है या बौद्ध ग्रंथ है? तो मिलिंद पन्हो इसका सही आंसर आपके पास क्या जी? ऑप्शन नंबर 4। तो आपके पास एक बौद्ध ग्रंथ है। अगर आपको जानकारी है, यदि आपने कभी पढ़ा है, तो मिलिंद पन्हो मिनांडर एक व्यक्ति हुआ करता था जो विदेशी आक्रमणकारी हुआ करता था। उसने मिनांडर और नागसेन एक बौद्ध भिक्षु हुआ करता था। तो मिनांडर की इच्छा थी बौद्ध धर्म के संबंध में जानने की, और उसकी इच्छाओं को संतुष्ट किया थे नागसेन ने। और नागसेन और मिनांडर के जो क्वेश्चन और आंसर है उनको मिश्रित रूप से इस बुक्स में लिखा गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? मिलिंद पन्हो रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 है रुद्रदामन का जूनागढ़, ऑप्शन नंबर 2 है अशोक का अभिलेख, ऑप्शन नंबर 3 है राजेंद्र प्रथम के, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आपके पास है वो ऑप्शन नंबर 1 है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसी अभिलेख से प्राचीनतम काव्य शैली के क्या मिलते हैं जी? साक्ष्य मिलते हैं। रुद्रदामन आप जानते हैं ये शक शासक हुआ करता था, और जूनागढ़ अभिलेख भारत में विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख भी माना जाता है। जूनागढ़ वर्तमान में कहाँ है जी? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? हालांकि लगभग वो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर 1 है रुद्रदामन, दूसरा है बिंबिसार से, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय से, चौथा है गौतमी पुत्र चित्रणी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि जो रुद्रदामन है, रुद्रदामन का ही जूनागढ़ अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? ऑप्शन नंबर 1 है सातवाहन वंश ने, ऑप्शन नंबर बी है कुषाण वंश ने, ऑप्शन नंबर सी है गुप्त वंश ने, ऑप्शन नंबर डी है शक वंश ने। तो इस संबंध में आप अच्छी तरीके से जानकारी रखेंगे। इसका पहले आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सातवाहन वंश। सातवाहन वंशों के संबंध में ही माना जाता है कि ये वो वंश था जिसने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा संभवतः प्रारंभ की थी। और इसी वंश में आपके पास, इसी वंश से पहले एक वंश और भी था, शुंग वंश। तो कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि शुंग वंश के काल में ऐसा प्रारंभ हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि सातवाहन वंश के काल में हुआ था। लेकिन आपके पास बौद्ध वृक्षों और आपके पास ब्राह्मणों को करमुक्त गांव देने की प्रथा सातवाहन वंश ने प्रारंभ की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? ऑप्शन नंबर 1 है मौर्यों ने, ऑप्शन नंबर 2 है इंडो ग्रीक ने, ऑप्शन नंबर 3 है गुप्तों ने, ऑप्शन नंबर 4 है कुषाणों ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडो ग्रीक।
आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक का मतलब है हिंद यूनानी। तो हिंद यूनानियों में जिनमें आपके पास मिनांडर इत्यादि हुआ करता था, तो इंडो ग्रीक लोग ही थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? ऑप्शन नंबर 1 है चोलमंडलम, ऑप्शन नंबर बी है कलिंग, ऑप्शन नंबर 3 है कन्नौज, ऑप्शन नंबर 4 है पुरुषपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, कलिंग का। जो कलिंग जिसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी आपके पास, वही राजा या वही वंश जिस पर आपके पास अशोक ने आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में, और उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था और उसने भीरी घोष की जगह धम्म घोष यानी कि विजय नीति के स्थान पर धम्म नीति का पालन किया था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह में, पाटलिपुत्र में, मथुरा में या वैशाली में? तो इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली में। तो वैशाली में आपके पास जो बिहार में है वर्तमान में, वहां पे आपके पास द्वितीय बौद्ध संगीति करवाई थी। और इसके संबंध में क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के 100 वर्ष, जब मृत्यु के 100 वर्ष हो गए थे, उसके बाद कौन सा बौद्ध संगीति आयोजित करवाई गई थी, या कौन से नंबर की बौद्ध संगीति आयोजित करवाई गई थी, या कहां करवाई गई? तो ये वैशाली में थी, जो आपके पास 383 ईसा पूर्व में हुई थी जी। इसके संबंध में हमने एक आपके लिए एक यहाँ पे नोट्स भी तैयार कर रखा है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं कि पहली जो बौद्ध संगीति वो राजगृह में हुई थी, अध्यक्ष महाकश्यप हुआ करते थे, शासक अजातशत्रु हुआ करते। दूसरी आपके पास वैशाली में हुआ करती, अध्यक्ष सब्बाकामी हुआ करते थे, राजा कालाशोक हुआ करता। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ, अध्यक्ष आपके पास मोगलीपुत्तिश हुआ करता था, राजा अशोक हुआ करता था। चौथी आपके पास कुंडलवन कश्मीर में हुई, वसुमित्र इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और कनिष्क के काल में ये करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की थी, यानी किसको मार करके उसने राज्य प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर 1 अशोक ने, ऑप्शन नंबर 2 है बिंबिसार ने, ऑप्शन नंबर 3 है बृहदर्थ ने, ऑप्शन नंबर 4 है चंद्रगुप्त ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बृहदर्थ हुआ करता था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने, जो ये ब्राह्मण हुआ करता था, कौन? पुष्यमित्र शुंग। अर्थात मौर्यों के बाद भारत में ब्राह्मण साम्राज्य की उत्पत्ति हुई और ब्राह्मण साम्राज्य में पहला साम्राज्य शुंग वंश हुआ करता था, और शुंग वंश का जो संस्थापक हुआ करता था संभवतः उसे पुष्यमित्र के नाम से जाना जाता था, और इसी के नाम पर संभवतः इसके वंश का नाम भी रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर 1 है उज्जैन, ऑप्शन नंबर 2 है विदिशा, ऑप्शन नंबर 3 है अवंती, ऑप्शन नंबर 4 है पाटलिपुत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि विदिशा। विदिशा वर्तमान में एमपी में पड़ता है जी, आपके पास कहाँ पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी? एमपी में ये स्थित है। वहीं पर आपके पास राजधानी हुआ करती थी किसकी? शुंग वंश की राजधानी हुआ करती थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस किस शुंग शासक के काल में आया था? पुष्यमित्र, ऑप्शन नंबर बी है अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर 3 है भागभद्र, ऑप्शन नंबर 4 है वासुदेव। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भागभद्र था, भागभद्र आपके पास भारत में जो शक वंश हुआ करते थे आपके पास, उनके शासकों में से एक हुआ करता था। और हेलियोडोरस वह व्यक्ति भी हुआ है जिसने भारत में पहला वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक अभिलेख गढ़ा था, जिसको आपके पास गरुड़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। और एक गरुड़ अभिलेख वसुमित्र नामक एक शासक हुआ करता था शुंग, आपके पास शुंग काल में, उसी को इसके समर्पित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, भागभद्र शुंग वंश का है, हेलियोडोरस भी शुंग वंश के काल में आया था, और उसने गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित पहला स्तंभ लेख था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था जी? वासुदेव था, देवभूति था, सुशमो लिखा गया, सुशर्मा होना चाहिए था, और ऑप्शन नंबर डी है भागभद्र होना चाहिए था आपके पास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा जी आपके पास ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए जी? ऑप्शन नंबर बी, देवभूति। तो देवभूति को मार करके आपके पास शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, उसे मार करके नया वंश की स्थापना की गई थी।
तो आंसर आपके पास से क्या हो जाएगा जी, देवभूति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 है अर्थशास्त्र से, ऑप्शन नंबर बी है इंडिका नामक पुस्तिका से, ऑप्शन नंबर 3 है मनुस्मृति से, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास वायु पुराण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी वायु पुराण। सही आंसर क्या है जी इसका? वायु पुराण। वायु पुराण से आपके पास किसकी जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। अब कुछ 3 मुख्य पुराण हैं जिनसे आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास है क्या जी, आपके पास है विष्णु पुराण, आपके पास है जी वायु पुराण और आपके पास है जी मत्स्य पुराण। ये वो पुराण हैं जिनसे अलग अलग वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। आंध्र वंश के संबंध में जानकारी आपके पास मिलेगी कहाँ से? वायु पुराण से मिल सकती है। आपके पास मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से आपके पास, और गुप्त वंश की जानकारी आपके पास मिल जाएगी जी किससे? तो जो जो मत्स्य कह सकते हैं मत्स्य पुराण है उससे आपके उसकी जानकारी मिल सकती है। कहीं कहीं पे ये भी देखने को मिलेगा आपके पास कि मत्स्य पुराण में जानकारी सातवाहन वंश की भी मिलती है, वायु पुराण में आपके पास गुप्तों की भी जानकारी मिलती है, और विष्णु पुराण में आपके पास मौर्यों की भी जानकारी मिलती है। तो जानकारी इनमें भी मिलती है। अगर सातवाहन वंश के संबंध में पूछे तो वायु पुराण, अगर वायु पुराण बाय द वे कभी ऑप्शन में ना हुआ तो आप इसके स्थान पर मत्स्य पुराण आंसर लिख सकते हैं। तो मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन की जानकारी मिलती है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है कि सतकर्णी किस वंश का शासक था? शुंग वंश का, मौर्य वंश का, आंध्र सातवाहन वंश का या कर्ण वंश का? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंशों का एक शासक हुआ करता सतकर्णी प्रथम। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास, आंध्र सातवाहन वंश का 23वां शासक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन नंबर 2 है सतकर्णी प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 है सिमुक, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपके पास हो जाएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गौतमी पुत्र सतकर्णी। आपके पास आंध्र सातवाहन वंश का 23वां शासक माना जाता है और सबसे महान शासक भी माना जाता है। इसके संबंध में ये भी जानकारी मिलती थी कि इसका जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था, अर्थात ये इसका जो राज्य था, इसका जो साम्राज्य विस्तार था वो आपके पास पश्चिम की ओर बंगाल की, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम की ओर अरब सागर में, दक्षिण में पाक जल संधि तक संभवतः इसका फैला था। इसलिए इतिहासकार इसके बारे में लिखते हैं कि इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप किसके काल में विकसित हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर 2 है शुंग काल में, ऑप्शन नंबर 3 है गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर 4 है सातवाहन काल में या सातवाहन वंश में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो जो शुंग वंश था, जो शुंग काल था, उसी के काल में मनुस्मृति का जो वास्तविक स्वरूप है वो सामने आया था। क्योंकि शुंग काल में आपके पास महान मुनि ऋषि भी देखने को मिलेंगे, जैसे पतंजलि ऋषि हुआ करते थे। तो पतंजलि ऋषि का जो समय काल मिलता है वो शुंग वंश के काल में मिलता है। तो इसीलिए इस काल को गोल्डन पीरियड के नाम से भी जाना जा सकता है आपके पास। किसके हिसाब से? भारत में पुराण जो स्मृतियां हैं इनकी रचना इस काल में हुई थी, इसलिए इसको गोल्डन पीरियड भी कहा जा सकता है साहित्य का। अगला क्वेश्चन है, किस सातवाहन राजा ने स्वयं को एक ब्राह्मण की उपाधि से नवाजा था, या किसने सातवाहन वंश में ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर 1 है सतकर्णी ने, ऑप्शन नंबर 2 है यज्ञश्री चित्रणी ने, और ऑप्शन नंबर 3 है गौतमी पुत्र चित्रणी ने, ऑप्शन नंबर 4 है वशिष्ठ पुत्र चित्रणी ने आपके पास। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? अगर आप सही आंसर इनमें से अगर कोई जानता है या बता पाएगा तो आप कमेंट्स कर सकते हो आपके पास, वरना अगली वीडियो में हम इस पर ज़रूर बात कर लेंगे। आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बाय द वे ना दे पाए तो आप ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपके पास ऑप्शन नंबर सी गौतमी पुत्र चित्रणी। आपके पास क्या है जी इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या है जी? सी।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कान्हा, सिमुक, हाल या गौतमी पुत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो शिमुक हुआ करता था उसने आपके पास आंध्र सातवाहन वंश या सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ऐसी और सारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। यदि आप लोग कोई सेंटर के लिए मैथ्स की, यानी कि सेंटर में जो होने वाले एग्जाम है उनमें जो मैथ्स पूछी जाती है उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आपके पास उत्तराखंड में जो होने वाले जितने भी ग्रुप सी के एग्जाम है उनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोट रोड पे हमारा इंस्टीट्यूट स्थित है उत्तरकाशी में, वहाँ करके आप ज्वाइन हो सकते हैं और आने वाले सभी भर्तियों के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।